नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आधुनिक हिंदी नाटक से संबंधित विभिन्न विषयों की इस श्रृंखला में आज मैं आधे अधूरे नाटक के मुख्य पात्र, केंद्रीय पात्र जो स्त्री अर्थात सावित्री से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी मैं अब बताने जा रहा हूँ। आज इसी को हम सावित्री का चरित्र चित्रण कीजिए भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आधुनिक हिंदी नाटक के मसीहा कहते हैं मोहन राकेश को। तो मोहन राकेश ने आधे अधूरे नाटक में स्वातंत्रोत्तर नारी समाज की समस्याओं का चित्रण मार्मिक ढंग से किया है। उन्होंने स्त्री पुरुष संबंधों एवं उनके अंतर विरोधों को इस नाटक के पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। आलोच्य नाटक में नायिका सावित्री के चरित्र के द्वारा महानगरीय परिवेश में दाम्पत्य जीवन की विसंगतियां, तनाव, स्त्री पुरुष के आपसी संबंध, उससे उत्पन्न समस्याएं, नारी की आर्थिक निर्भरता तथा पारिवारिक सदस्यों के अधूरे व्यक्तित्व आदि को अभिव्यक्त किया है। आधुनिक नौकरी पेशा नारी के जीवन की संकटग्रस्त स्थितियों व समस्याओं को अभिव्यक्त दी गई हैं। आधे अधूरे की सावित्री का पति महेंद्र नाथ की बेरोजगारी के कारण उसे नौकरी करना पड़ता है। सावित्री मध्यवर्गीय परिवार की नौकरी पेशा नारी है। नौकरी करते समय सावित्री को कई पुरुषों से मिलजुल कर रहना पड़ता है। हमेशा किसी नए व्यक्ति को घर लाया करती है। सावित्री को अपना घर घुसरा पति हमेशा छेड़ता रहता है। फिर भी सावित्री को अपने बेटे की नौकरी और बेटी के सुख की चिंता है। अपना बेटा अशोक को नौकरी दिलवाने के लिए वह अपना बॉस सिंगानिया से अनैतिक संबंध भी रखती है। बेटे के पूछने से जवाब देती है कि अगर कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। सावित्री अपने घरवालों के लिए दिन रात मेहनत करती है, क्योंकि पति महेंद्रनाथ तो बेकार एवं निटल्ला है। बेटा अशोक अब तक नौकरी नहीं प्राप्त कर सका। घर में 2 बेटियां भी हैं। सावित्री आर्थिक समस्या को किसी तरह भी सुलझाना चाहती है। सावित्री समझती है कि घर का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व तो उसी पर है, इसलिए कि किसी और कुछ बन सके कि मेरे अकेली के ऊपर बहुत बोझ है। इस घर का जिसे कोई और भी मेरे साथ ढोने वाला हो सके। अगर मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। पर तुम लोग इससे छोटे होते हो, तुम तो मैं छोड़ दूंगी कोशिश। हाँ, इतना कहकर कि मैं अकेले दम इस घर की जिम्मेदारियां नहीं उठाती रह सकती। और एक आदमी है जो घर का सारा पैसा डुबोकर सालों से हाथ पर हाथ धरे बैठा है। दूसरा, अपनी कोशिश से कुछ करना तो दूर, मेरे सिर फोड़ने से भी किसी टिकाने लगना अपमान समझता है। ऐसे में मुझसे भी निभा सकता। जब और किसी को यहाँ दर्द नहीं किसी चीज का, तो अकेली मैं ही क्यों अपने को चित्ती रहूं, कोई छोटा नहीं होगा। पति महेंद्रनाथ में आत्मविश्वास की कमी होने के कारण सावित्री को वह अधूरा लगता है। सावित्री अपनी टूटती बिखरती जिंदगी से ऊब कर पूर्ण पुरुष की तलाश में भटकती है। सावित्री की महत्वाकांक्षाएं और आर्थिक स्वावलंबन के कारण जो अहम उत्पन्न होती हैं, वही उसके दाम्पत्य जीवन के विघटन का कारण बन जाती है। पूरेपन की तलाश करने वाली सावित्री के व्यक्तित्व में रूमानी भावना प्रखरता दिखाई पड़ती है।
सावित्री के भावनाहीन संबंध सूत्र शर्तों के साथ जुड़कर रहने के कारण उसकी आंतरिकता का विकास नहीं होता। उसके अधूरापन का कारण तो पहला उसका व्यक्तित्व है और दूसरा तो परिस्थितियाँ। सावित्री में आक्रामक नारी का व्यक्तित्व है। जब महेंद्रनाथ को सावित्री का बास सिंगानियागढ़ आने की बात मालूम पड़ता है तो सावित्री से पूछता है कि तुम ही ने कहा होगा उससे आने के लिए बास का मतलब यह तोड़ा ही है ना खी। तो सावित्री जवाब देती है कि इस प्रकार आना बुरा है क्या? लोगों को तो ईर्ष्या है मुझसे कि 2 बार मेरे यहाँ आ चुका है, आज तीसरी बार आएगा। घर से बाहर जाने को उद्युक्त होता है। सावित्री व्यस्त होकर डांटती है कि अपनी शर्म के मारे कि दोनों बार तुम घर पर नहीं रहे। तो पति महेंद्रनाथ रुक जाता है। इससे मालूम होता है कि सावित्री आक्रामक रूप धारण कर अपने पति का सामना कर लेती है। वह किसी के अधिकार को स्वीकार नहीं कर पाती। वह हमेशा पूर्ण पुरुष की तलाश करती है। अंततः हर व्यक्ति को अधूरा साबित करती है। इसकी वजह से स्वयं का अधूरा व्यक्तित्व ही है। सावित्री को महत्वाकांक्षा तथा एक पूर्ण पुरुष की तलाश में भटकने वाली नारी के रूप में चित्रित करके उसे एकांगी बनाया गया है। आधे अधूरे में महानगरी परिवेश में मध्यवर्गीय परिवार की नौकरी पेशा नारी के रूप में सावित्री का चित्रण करते हुए युगीन संदर्भों में आधुनिक नारी के प्रति कुछ हद तक अपनी संवेदना को व्यक्त करने का प्रयत्न नाटककार ने किया है। इस नाटक में नाटककार हमेशा जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। स्त्री अर्थात सावित्री आधे अधूरे नाटक में एक ऐसी पात्र है जो वास्तव में नाटक की धुरी है। नाटककार ने मध्यवर्गीय विसंगतियों के परिणाम स्वरूप पारिवारिक तनाव को सृजने में उसी की सबसे प्रधान भूमिका बनाई है, जो कि वह नाटक की नायिका है, सशक्त रहती है और सर्वप्रधान पात्र हैं और प्रत्येक प्रसंग में वह उपस्थित रहती है। उसकी सच्चाई ये है कि उसे काल्पनिक पूरेपन की तलाश में भटकाया गया है और यह भटकाव की स्थिति पैदा किसने की है? एक तो आर्थिक अव्यवस्था ने और दूसरे स्वयं उन पुरुषों ने जो उसे चरित्रहीन बताते हैं। महेंद्रनाथ के बारे में महेंद्रनाथ के बेकार हो जाने उसे नौकरी का सहारा लेना पड़ा और इस सहारे ने ही उसे पुरुषोन्मुखी बना दिया और कि वो फिसलती चली गई। वास्तव में पिछले अय्याशीपूर्ण जीवन ने उसे धन की प्यासी बना दिया है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपना निटल्ला पति उसे आधा अधूरा लगता है और नौकरी के बहाने वो पूर्ण पुरुष की तलाश में जुट जाती है। यही वो बिंदु है जहाँ से सावित्री का अधः पतन शुरू हो जाता है और वह न जाने कितने पुरुषों के साथ रंगरेलियां मनाने लगती हैं। उसकी स्थिति का विवेचन करते हुए सुश्री सरोज का कथन देखिए। यह सही है कि आर्थिक कठिनाइयों ने सावित्री को कटु बना दिया है, परंतु उसके पीछे वो विभ्रांत बनी घूमती हैं। सावित्री की दृष्टि में महेंद्रनाथ अधूरे व्यक्तित्व वाला चिपचिपासा जंतु है। काल्पनिक पूर्ण पुरुष की खोज में वह प्रयोग करती चलती है। जगमोहन, शिवजीत, मनोज और जुनेजा सब उसकी महत्वाकांक्षा की कसौटी पर अधूरे उतरते हैं। उसमें वह किसी एक का चयन नहीं कर पाती। वह अनुभव करती है कि सबका चेहरा एक है, मुखौटा अलग अलग हो। सामाजिक दृष्टि से वह महेंद्रनाथ को झेलने के लिए विवश है। उससे सावित्री का संबंध पति पत्नी का नहीं, घृणा का है। वस्तुतः सावित्री उस आधुनिक भारतीय नारी का प्रतिरूप है जो अपने लिए केवल 4 हाथ पैरों वाला आदमी ही नहीं, एक संपूर्ण व्यक्तित्व की मांग करती है। सावित्री की यह अस्थिरता और महत्वाकांक्षा महेंद्रनाथ को हीन और संतान को उच्छृंखल बनाती है। कभी वो परिवार से मुक्त चाहती हैं तो दूसरी ही पल स्वयं को उससे जुड़ा हुआ अनुभव करती हैं।
उसका अहम उसे महेंद्रनाथ से कभी भी समझौता नहीं करने देता। जो बात वह उससे मनवाना चाहता है वह नहीं मानती। महेंद्र के प्रति सावित्री की बढ़ती हुई घृणा परिवार में अनेक विकृतियों को जन्म देती है। महानगरीय मध्यवित्तीय परिवारों के प्रतिबिंब को देखा जा सकता है। नाटककार ने स्त्री अर्थात सावित्री के माध्यम से नौकरी पेशा नारी के जीवन के विविध पक्षों को उजागर किया है। सावित्री का पति निटल्ला और गर्गुसरा है, इसलिए वह अपने पति को आधा अधूरा समझती हैं और अन्य पुरुषों के संपर्क में केवल इसलिए आती है कि संभव है अमुक पुरुष पूर्ण हो। उसकी तलाश स्वयं यह सिद्ध करती है कि सावित्री भी आधी अधूरे ही है। अपनी अपूर्णता को ही तो पूर्ण बनाने के लिए वो पर पुरुषों के मध्य भटकती हैं और हर बार स्वयं छली जाती हैं, क्योंकि जब जब किसी पुरुष को वो पाती हैं कुछ ही समय बाद उससे लगता है कि जिस व्यक्ति को वो पूर्ण समझे बैठी थी वह अपूर्ण ही है और वह उसे छोड़कर दूसरे तीसरे आदि पुरुषों को तलाशती रहती है। काल्पनिक पूरेपन की तलाश में भटकने के कारण वह विपथगामिनी बन जाती है। ऐश्वर्य और धन की प्यासी की वजह से उसका चारित्रिक टूटन हो जाता है। सावित्री भी एक ऐसी नारी है जो समग्रतः महत्वाकांक्षिणी नारी है और उसकी यही महत्वाकांक्षा उसे भटकने को विवश करती है, किंतु कहीं भी उसे त्राण नहीं मिल पाता। केवल उसे नामुराद मोहरे के अतिरिक्त, जिसे हम उसके पति और महेंद्रनाथ के नाम से नाटक में जानते हैं, ऐश्वर्य और धन की प्यासी, अस्थिर चरित्र, सुखभोगिनी नारी, आधुनिक नौकरी पेशा नारी, अभाव एवं कुंठाओं के आक्रोश तथा वर्तमान कोकली महत्वाकांक्षा और रोमानियत के रोग से ग्रस्त नारी के रूप में इस नाटक की नायिका का अंकन किया गया है। सावित्री का पति जब व्यापार में हानि उठाकर बेकार हो गया तो सावित्री को नौकरी का सहारा लेना पड़ा। वास्तव में वह ऐश्वर्य और धन की प्यासी है, इसलिए महेंद्रनाथ को पैसे वाले देखकर उसने उससे विवाह किया था, किंतु इतने से ही उसे संतोष नहीं मिल सका। इसलिए कालांतर में वह बड़े बड़े लोगों के संपर्क में आने वाली और बड़े लोगों से वह सिर्फ इसलिए मिलती हैं कि उसे उन लोगों के पद, वैभव और सम्मान से प्यार है। यही भावना उसे बाद में इतनी विपथगामिनी बना देती है कि चरित्रहीन बन जाती है। वह जिस पुरुष के संपर्क में आती है उसके ऐश्वर्य पर एकाधिकार समझने लगती है। वास्तव में उसकी यही चारित्रिक विशेषता उसे महेंद्रनाथ के प्रति कटु बना देती है। अशोक भी उसकी इसी भावना पर कई बार तीखी चोट करता है, किंतु वह फिर भी नहीं मानती और इस प्रकार परिवार के आवारा बनने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जुनेजा उसकी इस चारित्रिक विशेषता के विषय में कहता भी है, पहले कुछ दिन जुनेजा एक आदमी था तुम्हारे सामने, तुमने कहा है कि तब तुम उसकी इज्जत करती थी, पर आज उसके बारे में जो सोचती हो वो भी अभी बता चुकी हो। जुनेजा के बाद जिससे कुछ दिन चकाचौंध रही तुम, वह थी शिवजीत। एक बड़ी डिग्री, बड़े बड़े शब्द और पूरी दुनिया घूमने का अनुभव, पर असली चीज़ वही है कि वो जो भी था और कुछ ही था। यहाँ मोहन राकेश जहाँ डाट छोड़ देते हैं, महेंद्र नहीं था, पर जल्दी ही तुमने पहचानना शुरू किया कि वो निहायता दोगला किस्म का आदमी है, हमेशा दो तरह की बातें करता है। उसके बाद सामने आया जगमोहन, ऊंचे संबंध, जबान को मिठास, टिप टाप रहने की आदत और खर्च की दरिया दिली, पर तीर की असली नोक फिर उसी जगह पर कि उसमें जो कुछ भी था जगमोहन का सा था, महेंद्र का सा नहीं था। पर शिकायत तुम्हें उसे होने लगी थी कि वो सब लोगों पर एक सा पैसे क्यों उड़ाता है।
दूसरे की सख्त से सख्त बात को एक खामोश मुस्कुराहट के साथ क्यों पी जाता है। सावित्री का इस प्रकार एक एक करके पुरुषों को बदलने रहने के पीछे यह बुभुक्षु भी है। वह धन से खेलना चाहती है और इसलिए बड़े बड़े लोगों के संपर्क में आती है। सिंगानिया का आदर चाहती है और इसलिए बड़े बड़े लोगों के संपर्क में आती है। सिंगानिया का आदर वो केवल इसलिए नहीं करती हैं कि वह उसका बास है, वरना इसलिए कि उसे 5,000 वेतन मिलता है। स्वयं उसका लड़का अशोक तब इस हाविस से परिचित हैं और उसकी इस निकृष्ट वृत्ति पर व्यंग्य करते हुए उसका अपमान करता है और यह स्पष्ट करता है कि इसी कारण से परिवार के सदस्य जितने छोटे हैं उससे भी अपने को छोटा महसूस कहने लगे हैं। यह देखिए, इसके लिए आधे अधूरे के निम्नलिखित संवाद मैं अभी बताता हूँ। स्त्री, मत कह, नहीं कह सकता तो पर मैं मिन्नत कुशामद से लोगों को घर पर बुलाऊं और तू आने पर उनका मजाक उड़ाए, उनके कार्टून बनाएं। ऐसी चीज़ें अब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सुन लिया? बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। लड़का, नहीं बर्दाश्त है तो बुलाती क्यों हो ऐसे लोगों को घर पर कि जिनके आने से डांट डांट डांट। स्त्री, हाँ हाँ बता क्या होता जिनके आने से। लड़का, रहने दो, मैं इसलिए चला जाना चाहता था पहले ही। स्त्री, तू बात पूरी कर अपनी। लड़का, जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे हो जाते हैं अपनी नज़र में। स्त्री एकदम स्तब्ध होकर, मतलब? लड़का, उसकी किसी बड़ी चीज़ की वजह से। एक को कि वह इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा है, दूसरे को कि उसकी तनख्वाह 5,000 है, तीसरे को कि उसकी तख्ती चीफ कमिश्नर है। जब बुलाया है आदमी को नहीं, उसकी तनख्वाह को, नाम को, रुतबे को बुलाया है। सावित्री के विषय में ठीक यही बात उसका पति महेंद्रनाथ भी कहता है। तात्पर्य यह है कि वह भले ही नौकरी करने का कोई बहाना बना ले, किंतु नाटक का प्रत्येक पात्र ये जानता है कि वो क्यों और किस लिए नौकरी करती है और क्या चाहती है। सावित्री के चरित्र की एक और विशेषता यह है कि उसका व्यक्तित्व अस्थिर है। वो किसी एक के प्रति पूर्ण निष्ठालु और समर्पित हो ही नहीं पाती, और कहना ना होगा कि यह अस्थिरता इस उपरिक्त इसके पहले के संवाद से भी आपको पता चला। और सुश्री सरोज ने इसी तथ्य को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि काल्पनिक पूर्ण पुरुष की खोज में वह प्रयोग करती चलती है। जगमोहन, शिवजीत, मनोज और जुनेजा सब उसकी महत्वाकांक्षा की कसौटी पर अधूरे उतरते हैं। उनमें से वह किसी एक का चयन नहीं कर पाती। वह अनुभव करती है कि सबका चेहरा एक है, मुखौटे भले ही अलग अलग है। सावित्री का यही अस्थिर व्यक्तित्व से बार बार छलता है और वो कहीं पर भी स्थिर नहीं हो पाती, टिक नहीं पाती। उसकी यह अस्थिरता उसे इतना गिरा देती है कि वो कालगर्ल अथवा संभ्रांत वारंगना रह जाती है। मध्यवर्गीय सुविधाभोग ने नारी को किस गर्हित स्थिति में डाल दिया है कि यह सावित्री के चरित्र में देखा जा सकता है। उसे ना तो बच्चों के भविष्य की चिंता है और ना ही वह अपने पति के मान सम्मान के प्रति चिंतित है। उसे केवल अपनी सुविधाओं का ध्यान रहता है। वह समझती और कहती भी है कि वह घर की सबसे उत्तरदायी सदस्य हैं, किंतु यथार्थ यह है कि अपने उत्तरदायित्व की आड़ में वह वासना का खेल खेलना चाहती है। उसके चरित्र की यह विशेषता ही उसे आवारा और चरित्रहीन बना देती है। अपना पति उसे इसलिए अधूरा लगता है कि उसमें एक विशिष्ट मादा और एक विशिष्ट शख्सियत नहीं दिखाई देती। वह अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती है और इसलिए कई लोगों के संपर्क में आती है कि पूरे आदमी के सभी गुण उसे किसी भी एक व्यक्ति में उपलब्ध नहीं होते और वह एक के बाद दूसरे पुरुष को बदलती चली जाती है। जुनेजा सावित्री के सुविधाभोग पर कटाक्ष करते हुए कहता भी है,
जो जो बातें तुमने कही हैं अभी वे गलत नहीं हैं अपने में, लेकिन 22 साल साथ जीकर जानी हुई बातें वे नहीं हैं। आज से 20 साल पहले भी एक बार लगभग ऐसी ही बातें मैं तुम्हारे मुंह से सुन चुका हूँ। तुम्हें याद है उस दिन पहली बार मैंने तुम्हें इस तरह दुलते देखा था। तुमने कहा था कि वह अर्थात महेंद्रनाथ बहुत लिजा और चिपचिपा सा आदमी है, पर उसे ऐसा बनाने वालों में नाम तब दूसरों के थे, पर जुनेजा का नाम क्यों नहीं था? कह दूं ना यह भी। असल बात इतनी ही है कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता, तुम्हारी जिंदगी में तो साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करती थी कि तुमने एक गलत आदमी से शादी कर ली, क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ ओढ़ कर जीना। वो उतना कुछ भी किसी एक जगह ना मिल पाता। इसलिए जिस किसी के साथ भी जिंदगी शुरू करती तुम हमेशा इतनी ही काली, इतनी ही बेचैन बनी रहती है। मतलब यह है कि सुविधा भोग के पीछे वह अपनी अस्मिता तक को खो बैठी और पूर्ण पुरुष की तलाश पर अंततः उसे वही अधूरा महेंद्रनाथ मिला, और भी वो लंगड़ाते आते हुए टूटे व्यक्ति के रूप में सुविधा भोगनी नारी का इससे भयंकर परिणाम और क्या होता है। आधे अधूरे में महानगरीय परिवेश में मध्यवर्गीय परिवार की नौकरी पेशा नारी के रूप में सावित्री का चित्रण करते हुए युगीन संदर्भों में आधुनिक नारी के प्रति कुछ हद तक अपनी संवेदना को व्यक्त करने का प्रयत्न नाटककार ने किया है। और स्त्री अर्थात सावित्री के माध्यम से नाटककार यह दिखाना चाहता है कि आधुनिक नारी अपने प्राचीन आदर्शों से बिल्कुल पृथक हो गई है। नाटककार यह भी बताना चाहते हैं कि महत्वाकांक्षाएं तथा कुछ हद तक युगीन विसंगतियां किस प्रकार व्यक्ति को आवारा बनाने को विवश कर देती हैं और अपने अधूरेपन से मुक्त होने के लिए आधुनिक व्यक्ति किस प्रकार भटक जाता है। एक और सबसे उल्लेखनीय बात इस नाटक में यह भी है कि नाटककार ने पात्रों को किन्हीं विशेष व्यक्ति सूचक नामों से अभिहित नहीं किया है, इसलिए बार बार स्त्री पुरुष आदि नामों से अभिहित किया गया है। इससे इस नाटक में सावित्री का इस प्रकार आधुनिक मध्यवित्तीय नौकरी पेशा नारी के विभिन्न पहलुओं का इसमें पहलुओं से संबंधित यथार्थ चित्रण किया है कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।